तो दोस्तों, आपका हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। भाई, आज का एपिसोड सच में आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। जहां एक तरफ आधी रात के गदर के बाद डोग्जा के सामने एक नया और शातिर खिलाड़ी आने वाला है, वहीं दूसरी तरफ एपिसोड के एंड में एक ऐसा सच सामने आएगा जिसे सुनकर डोग्जा के साथ साथ आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तो भाई, इस सस्पेंस से भरे वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना। चलिए सीधे आज के इस धमाकेदार एपिसोड को शुरू करते हैं। तो भाई, रात का सारा बवाल शांत होने के बाद मार्क और डोग्जा एक टैवर्न के अंदर बैठे होते हैं। मार्क अभी भी पूरी तरह से शॉक में था और वो डोग्जा को घूरते हुए सीधे पूछता है, आखिर तुम कौन हो भाई? क्या तुम ही इस पूरे टाइम असली प्रोटेक्टर थे? डोग्जा के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आती है और वो बड़े कैजुअल अंदाज में जवाब देता है, भाई मैं एक फेक रेवोल्यूशनरी हूं, और इसका मतलब ये है कि मैं एक फेक प्रोटेक्टर भी बन सकता हूं। ये जवाब सुनकर मार्क और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसे इस बात का कोई सिर पैर समझ नहीं आता। लेकिन डोग्जा इस टॉपिक को यहीं क्लोज करना चाहता था। वह कहता है, बस इसे यहीं छोड़ दो। अगर तुम में से कोई भी पकड़ा गया और उसने ड्यूक के सामने मुंह खोल दिया तो सोचो हमारा क्या अंजाम होगा। इसके बाद डोग्जा उसे अपना एक नाम बताता है, मेरा नाम यू जुंगह्युक है, भूलना मत। तभी डोग्जा के दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजती है, तुम जितना ज्यादा लोगों से कहोगे कि तुम यू जुंगह्युक हो, तुम उतना ही सच में यू जुंगह्युक बनते जाओगे। ये सुनकर डोग्जा चिढ़ जाता है और अपने दिमाग में ही चिल्लाता है, शट अप। मार्क उसकी इस हरकत पर बस अपनी पलकें झपकाता रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि डोग्जा को अचानक क्या हुआ। डोग्जा थोड़ा पीछे झुकता है और सोच में डूब जाता है। वो मार्क से कहता है, दूसरी तरफ कोई ऐसा बंदा बैठा है जो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। ऐसा लगता है कि उसने गेम के रूल्स का पूरा फायदा उठाया है। लेकिन वो मन ही मन खुश भी था कि चलो, कम से कम आज की रात तो खैरियत से गुजर गई। मार्क यहाँ पर पॉइंट आउट करता है कि आज रात हमारी किस्मत अच्छी थी। हमारे पास दो ऐसे लोग थे जो प्रोटेक्टर की पावर यूज कर सकते थे। इसी वजह से गेम हमारे हाथ में रहा। लेकिन डोग्जा इस बात पर सिर हिला देता है और कहता है, आज रात के बाद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वे अब मार्क का यूज करना बंद कर देंगे। अगर वे लोगों को जान से नहीं मार सकते तो वे बस ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंजर्ड यानी जख्मी करने की कोशिश करेंगे। वो काफी सीरियस होकर कहता है, और अगर मार्क यूज नहीं हुआ तो ये रात सुबह होने तक खत्म नहीं होगी, जिसका सीधा मतलब है और ज्यादा केओस और ज्यादा दर्द। मार्क को अब जाकर पूरी बात समझ आती है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी और असली लड़ाई अभी आगे बाकी है। वो डोग्जा की तरफ देखता है और पूछता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? डोग्जा बड़े शांत अंदाज में कहता है कि अभी हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसे शक था कि अगला कदम सामने वाली पार्टी ही उठाएगी। वैसे भी माहौल थोड़ा बदल चुका था। गेम में अब एक नए रोल की एंट्री होने वाली थी, कुछ ऐसा जो क्रांतिकारी, प्रोटेक्टर या एग्जीक्यूशनर से बिल्कुल अलग था। तभी उनकी बातचीत के बीच दरवाजे पर एक नॉक होती है। आइलीन अंदर आती है और अनाउंस करती है कि कोई डोग्जा से मिलने आया है। एक आदमी पूरे कॉन्फिडेंस और स्वैग के साथ अंदर कदम रखता है। उसका पूरा एटीट्यूड बता रहा था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। डोग्जा उसे देखते ही पहचान जाता है कि वो क्या है, एक स्पाई। नॉवल वेज ऑफ सर्वाइवल में स्पाई को एक वाइल्ड कार्ड बताया गया था। वो न तो क्रांतिकारियों की साइड होता है और न ही तानाशाह की, लेकिन वो जिसका साथ दे दे उसकी जीत पक्की हो जाती है। वो स्पाई सीधे डोग्जा की आंखों में देखता है और पूछता है, क्या तुम यू जुंगह्युक हो? डोग्जा को एक अजीब सा डेजा वू फील होता है। वो धीरे से कहता है, हाँ मैं हूं। लेकिन उसे कुछ गड़बड़ लगती है। उसने इस बंदे को अपना ये नाम नहीं बताया था, तो फिर इसे कैसे पता चला? वो आदमी मुस्कुराता है, मैं ऑरेलियस हूं। यह नाम सुनते ही डोग्जा के दिमाग की बत्ती जलती है। उसने ये नाम पहले कहीं सुन रखा था। वो कंफर्म करने के लिए पूछता है, तो तुम स्पाई हो? डोग्जा अपनी लाई डिटेक्टर लेवल 3 एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, पर वो इस एरिया में काम नहीं करती। फिर वो कैरेक्टर लिस्ट यूज करने की ट्राई करता है, पर वहां भी ढाक के 3 पात। डोग्जा का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है। उसका कोई भी सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। ऑरेलियस उसकी इस उलझन को नोटिस कर लेता है और मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक तो है? डोग्जा कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उसकी आंखों का डर सब बयां कर रहा था। मार्क उत्सुकता से ऑरेलियस की तरफ मुड़ता है और पूछता है, तो क्या तुम हमारी टीम ज्वाइन करने आए हो? लेकिन उस स्पाई का जवाब उम्मीद के बिल्कुल उलट था। वो एक अजीब सी स्माइल के साथ कहता है, ऐसा समझो कि बिल्कुल नहीं। ये सुनकर मार्क थोड़ा अनईजी फील करने लगता है, तो फिर ये यहाँ आया क्यों है? उनकी चिंता को देखकर ऑरेलियस बात साफ करता है, मैं यहाँ आप सबको बचाने आया हूँ, क्योंकि जिस स्पीड से आप लोग चल रहे हैं ये रेवोल्यूशन पूरी तरह फेल होने वाला है। इससे पहले कि डोग्जा कुछ बोल पाता, वो खिड़की की तरफ इशारा करता है, क्या तुमने हाल ही में बाहर देखा है?
डोगजा उठकर सीधे एंट्रेंस की तरफ जाता है और बाहर का नज़ारा देखकर उसे स्पाई की बात पर यकीन हो जाता है। बाहर एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो चुकी थी। एक बंदा चिल्लाता है, देखो यही है वो क्रांतिकारी। माहौल धीरे धीरे डेंजरस हो रहा था। भीड़ से एक और आवाज़ आती है जो रात में हुए नुकसान और लोगों के जख्मी होने का ब्लेम डोगजा पर डालती है। अगर हमने सिर्फ 3 दिन का इंतजार कर लिया होता तो ये सब नहीं होता। और तभी अचानक भीड़ से कोई डोगजा की तरफ एक पत्थर फेंकता है। डोगजा अपने कमाल के रिफ्लेक्सेस से उसे डॉज कर लेता है, लेकिन मैसेज साफ था, लोग अब उसके खिलाफ हो रहे थे। तभी डोगजा का एक सबॉर्डिनेट आगे आता है और भीड़ को कड़क आवाज में जवाब देता है, अगर तुम लोग हर 3 रात में किसी एक की मौत से कंफर्टेबल हो तो शौक से जाओ और इस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को छोड़ दो। भीड़ में खलबली मच जाती है। लोग डरे हुए थे और सेफ फील करने का बहाना ढूंढ रहे थे। अपना स्पाई ऑरेलियस यहाँ किसी को शांत करने नहीं आया था, वो बस डोगजा और उसके साथियों को रियलिटी चेक देना चाहता था। वो ड्यूक की साइड था या नहीं इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके बाद वो जो कहता है उससे सब साफ हो जाता है। वो डोगजा से कहता है, ड्यूक के सामने सरेंडर कर दो, तुम्हारे अलावा बाकी सबको बख्श दिया जाएगा। और हाँ, मैं तुम्हें भी बचाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। एक काफी नोबल ऑफर था भाई, सबकी जान के बदले किसी एक की कुर्बानी। लेकिन अपना डोगजा टस से मस नहीं होता, वो साफ मना कर देता है। ऑरेलियस उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा और वो जिसके लिए काम करता है वो इस ड्यूक से कहीं ज्यादा पावरफुल है, पर डोगजा फिर भी नो कह देता है। ऑरेलियस उसे आखिरी वार्निंग देता है, तुम्हें इस फैसले पर पछतावा होगा। दूसरी तरफ बाहर खड़ी भीड़ स्पाई की बात से पूरी तरह एग्री कर रही थी। कुछ लोग तो डोगजा को पकड़कर सौंपने के लिए भी तैयार दिख रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते डोगजा खुद उन पर अटैक कर देता है। वो बिजली की तेजी से मूव करता है और लोगों को राइट एंड लेफ्ट धोना शुरू कर देता है। वो बुदबुदाता है, अभी रात नहीं हुई है, इसलिए मैं अभी भी एक्ट कर सकता हूँ। तभी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश होता है, दिए गए टाइम के अंदर असली रेवोल्यूशनरी को मारो और उसकी पोजीशन ले लो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। भाई, पूरा गेम ही पलट चुका था। डोगजा का ये हमला रैंडम नहीं था, वो हर एक हिट के साथ काउंट रख रहा था। ये कोई टाइम पास नहीं, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। तभी सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन आता है, 3 एग्जीक्यूशनर्स मारे जा चुके हैं, 7 अभी भी बाकी हैं। यह देखकर पूरी भीड़ सन्न रह जाती है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनके बीच आम नागरिक बनकर घूम रहे कुछ लोग एक्चुअली एग्जीक्यूशनर्स थे जो डिस्गाइज में छिपे थे। डोगजा अब पूरा खेल समझ जाता है। ये एग्जीक्यूशनर्स लोगों के बीच इतनी आसानी से सिर्फ इस स्पाई की यूनिक एबिलिटी यानी लोगों को भड़काने की पावर की वजह से छिपे हुए थे। डोगजा को भी मानना पड़ा कि ये सच में इम्प्रेसिव था। बिना एक सेकंड गवाए डोगजा सीधे स्पाई के पीछे पहुंचता है और उसकी गर्दन को अपने हाथों से कस लेता है। वो पूरी शांति और गुस्से के साथ उसके कान में फुसफुसाता है, और बताओ कैसे हो डिपार्टमेंट हेड हान मेंगो। बवाल शांत होने के बाद डोगजा उस तथाकथित स्पाई यानी हान मेंगो को बंधक बना लेता है। डोगजा उसे यकीन न होने वाली नजरों से घूर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि हान मेंगो मर चुका है, तो फिर ये जिंदा कैसे बचा। डोगजा का दिमाग पास्ट में जाता है। तीसरे मेन सिनेरियो से पहले हान मेंगो ने डार्क कीपर के खिलाफ लड़ाई में डोगजा का क्रेडिट चुराने की कोशिश की थी। पनिशमेंट के तौर पर उसे एक डेमन किंग ने कर्स यानी श्राप दिया था, और वो कोई और नहीं बल्कि डेमन किंग ऑफ लस्ट एंड रात था। डोगजा को लगा था कि उस कर्स ने इसका काम तमाम कर दिया होगा, पर यह बंदा न सिर्फ जिंदा था बल्कि इस डेमन रेल्म में ठाठ से जी रहा था। मजे की बात तो ये थी कि हान मेंगो की जो कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन पहले सिस्टम की कैरेक्टर लिस्ट में शो नहीं हो रही थी, वो अब साफ साफ दिख रही थी। डोगजा सोचने लगता है कि इस पूरे सिनेरियो में सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे थे जिनका डेटा वो एक्सेस नहीं कर पा रहा था, जैसे यू सांगा, ली गिलायोंग, उसकी खुद की मॉम और वो गुंडा सॉन्ग मिनवू। ये सब किसी न किसी तरह उससे सील थे, और अब हान मेंगो भी उसी लिस्ट में शामिल हो चुका था। हान मेंगो अभी भी बेहोश होने का नाटक कर रहा था, पर अपना डोगजा कोई बच्चा नहीं था जो बेवकूफ बन जाए। वो सीधे पूछताछ शुरू करता है और पहला सवाल दागता है, ये ऑरेलियस नाम तुमने खुद सोचा था क्या? जैसे ही ये सवाल हवा में गूंजता है, एक फ्लैशबैक शुरू होता है। अपनी पुरानी दुनिया में डोगजा को ऑफिस के टाइम पर वेब नॉवल पढ़ते हुए उसके बॉस ने पकड़ लिया था। बॉस पहले तो चिल्लाया, इस फालतू की चीज के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन उसका इरादा कुछ और था। उसने डोगजा के हाथ में एक बुक थमाई जिसका नाम था मेडिटेशंस, और उसके नीचे ऑथर का नाम लिखा था मार्कस ऑरेलियस। तो भाई यहां से आया था इस स्पाई का ये नया नाम। डोगजा मन ही मन एडमिट करता है कि वो आज भी उस बुक को अपने साथ रखता है, पर आयरनी देखो, उसने आज तक उसे पढ़ा नहीं। हान मेंगो उसे एकदम भौचक्का होकर देखता है और पूछता है, आखिर तुम कौन हो भाई? लेकिन डोगजा बड़े शांत अंदाज में खुद एक सवाल पूछता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? हान मेंगो को शायद हिंट मिल जाता है, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता,
डोगजा उसे एक ऐसी लुक देता है कि उसका मुंह बंद हो जाता है। कुछ नाम न लिए जाएं तो ही बेहतर होता है। तभी सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन आता है। डेमन किंग, डेविल ऑफ लस्ट एंड रैथ, इस बेवकूफ किम डोगजा को देख रहा है। ये फ्लैश होते ही डोगजा की आंखें छोटी हो जाती हैं। उसे फील होता है कि कोई बहुत ही पावरफुल नजरें उस पर टिकी हैं। उसका दिमाग तुरंत कड़ियों को जोड़ लेता है। डेविल ऑफ लस्ट एंड रैथ कोई और नहीं बल्कि एस्मोडियस का मॉडिफायर था, जो सबसे टॉप डेमन किंग्स में से एक है। डोगजा समझ जाता है कि हान मैंगो अब एस्मोडियस का कोई मामूली चमचा नहीं बल्कि एक हाई रैंक सबॉर्डिनेट बन चुका है, जो अपने मास्टर के साथ विजन शेयर कर सकता है। तभी डोगजा को फील होता है कि कोई उनकी बातें चुपके से सुन रहा है। वो सीधे उस प्रेजेंस को कोल्ड टोन में टोकता है, अगर सुनना है तो कॉइन्स पे करो, वरना यहां से रफू चक्कर हो जाओ। वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और डोगजा बिना झिझके उस कनेक्शन को काट देता है, जिससे हान मैंगो और एस्मोडियस का लिंक कुछ देर के लिए टूट जाता है। वो वापस हान मैंगो की तरफ मुड़ता है और कहता है, मेरा असली नाम यू जुंगह्युक है। हान मैंगो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये इम्पॉसिबल है, यू जुंगह्युक तो मर चुका है। डोगजा सिर हिलाता है, नहीं, वो जिंदा है। अब हान मैंगो के चेहरे पर साफ पैनिक दिखने लगता है। वो और वेट नहीं कर सकता था और सीधे पूछता है, तो अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? डोगजा उसे गहरी नजरों से देखता है और कहता है, देखते हैं, मैं अभी सोच रहा हूं। हान मैंगो अपनी जान की भीख मांगने लगता है और डोगजा को याद दिलाता है कि उन्होंने कितने साल एक साथ गुजारे हैं। वो डेस्पिरेशन में ये ऑफर भी देता है कि वो इस रेवोल्यूशन में उसकी हेल्प करेगा, क्योंकि वो दूसरे लोगों की पोजीशंस भी देख सकता है। पर अपना डोगजा इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि मुझे किसी स्पाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी हेल्प के बिना भी मैंने एग्जीक्यूशनर्स को आसानी से ढूंढ निकाला। हान मैंगो हैरान होकर पूछता है, तुमने आखिर उन एग्जीक्यूशनर्स को पहचाना कैसे भाई? डोगजा ईमानदारी से जवाब देता है, मुझे पक्का नहीं पता था। नॉवल वेज ऑफ सर्वाइवल में कुछ एग्जीक्यूशनर्स के लुक्स का डिस्क्रिप्शन था, पर वो एग्जैक्ट नहीं था। मैंने बस बीच बीच में अपनी ओमनीशियन रीडर्स व्यू पॉइंट स्किल का यूज किया, जिससे मुझे हिंट मिल गया कि उनके पास स्पेशल रोल्स हैं। हान मैंगो की आंखें इधर उधर घूम रही थीं। वो साफ तौर पर टाइम पास कर रहा था ताकि कोई उसे बचाने आ सके, लेकिन डोगजा उसका ये गेम भी पकड़ लेता है और ठंडे अंदाज में कहता है, ये ट्रिक काम नहीं करेगी भाई, तुम्हें बचाने यहाँ कोई नहीं आ रहा। हान मैंगो के माथे से पसीना टपकने लगता है। डोगजा उसे स्टेप बाय स्टेप समझाता है कि क्यों उसकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचेगा। हान मैंगो की बची कुची उम्मीद भी पानी में मिल जाती है। अब पूरी तरह से हताश होकर वो चिल्लाता है, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें डेमन किंग के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। डोगजा को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। वो एकदम काम लुक के साथ जवाब देता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी डेमन किंग से डरता हूँ? हान मैंगो को फाइनली समझ आ जाता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और अगर जिंदा रहना है तो कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। डोगजा उसे एक सीधा ऑप्शन देता है, या तो एक ओथ ऑफ एग्जिस्टेंस साइन करो या फिर बाहर खड़े गुस्से से लाल नागरिकों से पिटने के लिए तैयार हो जाओ। चारों तरफ से घिरने के बाद हान मैंगो मान जाता है और पूछता है कि इस ओथ में क्या करना होगा। डोगजा साफ साफ रूल्स रखता है, इस रेवोल्यूशन के बीच में टांग मत अड़ाना, कोई झूठ मत बोलना और पूरे 1 साल तक मेरे हर सवाल का बिल्कुल सच्चा जवाब देना। जैसे ही वो ओथ सील होती है, डोगजा गोलियों की तरह अपने सवाल दागता है, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? तुम एक डेमन किंग के सबऑर्डिनेट कैसे बने और ये सब हुआ कैसे? हान मैंगो थोड़ा रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, उसके होंठ कांपते हैं ताकि वो सच को छुपा सके, पर ओथ की पावर उसे बोलने पर मजबूर कर देती है। फाइनली वो अपना मुंह खोलता है और एक ऐसी बात बोलता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। वो कहता है, मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है। ये सुनते ही डोगजा एकदम स्टैच्यू बन जाता है। वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। इस एक जवाब ने भाई उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है आपको डोगजा के इस माइंड ब्लोइंग इंट्रोगेशन और हान मैंगो के इस सबसे बड़े और अजीब ट्विस्ट का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी और आप देखना चाहते हैं कि आगे इस बच्चे वाले ट्विस्ट का क्या राज है, तो भाई देर किस बात की, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और यार, अगर चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लाता रहूं। मैं स्टोरी का अगला पार्ट बहुत जल्दी लाऊंगा, तो हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।